हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है होम रूल लीग्स। तो होम रूल लीग्स किसने शुरू की, ये क्यों शुरू की गई और इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, ये सब आज इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होम रूल लीग की जो स्टार्ट हुई थी वो एनी बेसेंट के आइडिया पे हुई थी। एनी बेसेंट जो थी वो इंडिया में आई थी मेनली थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए काम करने के लिए। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये बिलीव करते थे कि स्क्रिप्चर्स के थ्रू डिवाइन नॉलेज को अटेन करना, इस तरह की इनकी फिलॉसफी थी। तो जब वो इंडिया में आती है एनिमेशन, तो उनका इंडिया की पॉलिटिकल एक्टिविटी में काफ़ी इंटरेस्ट आने लग जाता है और वो कांग्रेस को ज्वाइन कर लेती हैं 1914 में। तो ये कांग्रेस की ही एक सेशन में 1915 में बोलती हैं कि देखो, मैं आयरलैंड की रहने वाली हूँ और आयरलैंड के अंदर ही एक आइडिया चल रहा है कि वहाँ पे कि होम रूल डिमांड कर रहे हैं, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास भी हो जाता है बाद में जाके, जो सजेशन 1920 में। तो वो कहती है कि क्यों ना हम भी आयरलैंड की तरह होम रूल की, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। तो कांग्रेस इनके आइडिया को उस सेशन के अंदर एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन एनी बेसेंट कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दे देती हैं कि अगर कांग्रेस ने उनका आइडिया एक्सेप्ट नहीं किया तो 1916 में सितंबर में ये खुद अपनी होम रूल लीग स्टार्ट कर देंगी। और इसी के साथ ही अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं इनके, न्यू इंडिया और कॉमनवेल, इनके थ्रू भी काफ़ी लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने की, इंडिया की फ्रीडम के लिए कोशिश करती हैं। तो होता ही है कि जिस सेशन में एनी बेसेंट ने बात रखी होती है कि वो होम रूल लीग हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए इंडिया में, वहाँ पे तिलक भी मौजूद होते हैं। तिलक अभी हाल ही में मांडली जेल से छूटे होते हैं, बर्मा की, और वो फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। और उन्हें जो एनी बेसेंट का होम रूल का आइडिया है वो काफ़ी पसंद आता है। तो ये कहते हैं कि एनी को वेट करने दो कांग्रेस के डिसीजन की। मीनवाइल तिलक जो है अपनी खुद की होम रूल लीग स्टार्ट कर देते हैं बॉम्बे प्रोविंस में। तो तिलक की जो लीग है ये सेटअप करी जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार में, बॉम्बे सिटी को छोड़ के। और तिलक की 6 ब्रांचेज होती हैं। और तिलक की होम रूल लीग की खास बात ये थी कि इनकी जो 6 ब्रांचेस थी, इनका जो फंक्शन था वो डिफाइंड था, लोगों को पहले से ही बता रखा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये काफ़ी बेटर ऑर्गेनाइज थी और काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारे मेंबर्स इकट्ठे कर लेती है। तो तिलक जो होम रूल लीग में स्वराज के साथ, स्वराज तो डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की, उसके साथ दो और डिमांड रख देते हैं कि एक तो जो अंग्रेज हैं वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, फ्रेंच हैं वो अपने बच्चों को फ्रेंच में पढ़ाते हैं, जर्मन अपने बच्चों को जर्मन में पढ़ाते हैं, तो इंडियंस क्यों अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं पढ़ा रहे जो अब हमारे बच्चे यंगस्टर्स हैं उन सबको। तो उनकी डिमांड होती है एक तो एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, और जो स्टेट्स हैं उनको जो बंटवारा है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। मीनवाइल एनी बेसेंट वेट करती रहती है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो कांग्रेस की तरफ से जब कोई फैसला नहीं आता तो वो अपनी खुद की लीग स्टार्ट कर देती है। और बेसेंट की जो लीग होती है वो मेनली वो और तिलक की लीग जहाँ जहाँ पर नहीं थी, यानी कि बॉम्बे प्रोविंस को छोड़ के बाकी का जो जितना भी इंडिया बच गया था, उस पूरे इंडिया के अंदर एनी बेसेंट की लीग ऑपरेट कर रही होती है। तो उसके अंदर मद्रास और रेस्ट ऑफ इंडिया आ जाता है, बॉम्बे सिटी को मिला के। और एनी बेसेंट की लीग के अंदर 200 ब्रांचेज होती हैं। हालांकि ये तिलक की लीग के कंपैरेटिवली थोड़ी लूजली ऑर्गेनाइज थी, क्योंकि कुछ जगह ये अच्छे से काम कर रही थी ब्रांचेस, और कुछ जगह था इतना अच्छे से काम नहीं हो रहा था, क्योंकि एनी बेसेंट की जो लीग्स थी उसके अंदर कंडीशन ये थी कि कोई भी 3 बंदे मिलके अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। तो कुछ लोगों ने तो टाइम पास के लिए ही ब्रांच खोल ली थी। तो ये दोनों ही लीग मिलके काम करने लग जाती है। अब सवाल ये उठ रहा होगा आप लोगों के मन में कि ये तिलक और एनी बेसेंट को अलग अलग अपनी होम रूल लीग्स क्यों बनानी पड़ी, ये दोनों आपस में मिलकर लीग नहीं बना सकते थे क्या, इनके आपस में क्या बनती नहीं थी क्या। तो एनी के खुद के शब्दों में कि
एनी और तिलक के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था, इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। चक्कर ये था कि जो एनी के कुछ सपोर्टर्स थे वो तिलक को पसंद नहीं करते थे, और तिलक के कुछ सपोर्टर एनी को पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए दोनों ने अपनी अलग अलग लीग सेटअप कर ली, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए। तो इन लीग्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? एक तो सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को, इंडिया के सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना, ब्रिटिश सरकार के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड रखना, और जो मासेस हैं, जो लोग हैं, उनको उनके अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन पहुंचाना, डिस्कशन स्टार्ट करना लोगों के बीच में कि होता क्या है सेल्फ गवर्नमेंट, हमें क्यों सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करनी चाहिए, ये लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंडियंस के अंदर, ताकि वो गवर्नमेंट की जो है सप्रेसिव पॉलिसीज़ वगैरह उनके अगेंस्ट बोल सकें। और एक लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड करना इंडियंस की पार्लियामेंट के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स इंडियंस को दिए जाएं। और कांग्रेस जो कि 1907 के सूरत स्प्लिट के बाद, जहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के अंदर स्प्लिट हो गया था, उसके बाद से जो कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटी ठंडी पड़ गई थी इंडिया के अंदर, उसको दोबारा से रिवाइव करना। और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी होती है ये मूवमेंट, क्योंकि एनी बेसेंट और तिलक दोनों ही एफर्ट करते हैं, और एनी बेसेंट के एफर्ट के कारण तिलक को दोबारा कांग्रेस के अंदर एडमिट कर लिया जाता है, क्योंकि तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे और उन्हें कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था बाकी एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जो मॉडरेट्स थे कांग्रेस के उन्होंने। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आपस में फिर से मिल जाते हैं 1915 में, और मिलके काम करने लग जाते हैं। और इन्हीं के एफर्ट की वजह से 1916 में लखनऊ पैक्ट भी होता है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में मिलकर काम करने लग जाती है। तो काफ़ी हद तक इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी कर पाते हैं ये। तो गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स दिखाया इनके अगेंस्ट? तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सीवियर रिप्रेशन दिखाया। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स की मीटिंग्स को बैन कर दिया, उनको पॉलिटिकल मीटिंग्स अटेंड करने से बंद कर दिया। स्पेशली मद्रास के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी गवर्नमेंट। और तिलक के ऊपर एक केस चलाया गवर्नमेंट ने, जिसमें तिलक जो हैं हाई कोर्ट में ये केस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जीत जाते हैं, जिससे लोगों का हौसला काफ़ी बढ़ता है। और इसमें तिलक के जो लॉयर थे जिन्होंने उनके लिए केस लड़ा था, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। और उसके बाद तिलक को पंजाब और दिल्ली के अंदर घुसने से बैन कर देते हैं, और एनी बेसेंट को जेल के अंदर डाल देते हैं उनके कई एसोसिएट्स के साथ। इससे काफ़ी देश की जनता जो है काफ़ी भड़क जाती है, और देश के जो लीडर्स हैं, जैसे कांग्रेस के काफ़ी सारे लीडर्स भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग को ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और गवर्नमेंट काफ़ी प्रेशर में आ जाती है इसके बाद। और जो सुब्रमण्य अय्यर हैं, एस सुब्रमण्य अय्यर, ये अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर देते हैं। तिलक बोल रहे होते हैं कि अगर एनी बेसेंट को छोड़ा नहीं गया तो पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। और काफ़ी जो है जो लोग हैं, जो एजिटेशन है, वो काफ़ी, उनका जो रिजॉल्व है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाता है ऑल ओवर कंट्री में। इवन जो मॉन्टेग्यू उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उनके खुद के हिसाब से उनका कहना था कि जो शिवजी थे उन्होंने अपनी बीवी को 52 हिस्सों में बांट दिया था, और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी 52 बीवियाँ हैं। ऐसे ही जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ हुआ जब उन्होंने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया, क्योंकि सारी कंट्री यूनाइट होगी इस एफर्ट में उनके अगेंस्ट। तो इवेंचुअली इसी के चलते एक दबाव में आके 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अनाउंस करना पड़ा कि ब्रिटिश सरकार का भारत के अंदर जो गोल है वो भारत के लिए एक सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट करना है। और एनी बेसेंट को रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि इसी अनाउंसमेंट के चलते सेडिशन जो है वो अब क्राइम नहीं रह गया था, तो एनी बेसेंट को जेल में रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता था। तो एनी बेसेंट रिलीज़ हो जाती है, और इसी साल वो अपनी मैक्सिमम पॉपुलैरिटी पे होती है एनी बेसेंट। और इसी साल उन्हें इसके बाद कांग्रेस का फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद जो ये मूवमेंट है 1919 आते आते काफ़ी ठंडा पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में जैसा कि मैंने बताया कि 1917 में मॉन्टेग्यू ने स्टेटमेंट दे दी थी, जिसे अगस्त डिक्लेरेशन भी बोला जाता है। उसके बाद से जो मॉडरेट्स थे जिन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में लीग्स ज्वाइन कर ली थी एनी बेसेंट की, वो चाहते थे कि देखना चाहते थे कि क्या सुधार लाने वाली है गवर्नमेंट। तो वो ज़्यादा ऐसे मास मूवमेंट वगैरह करने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की आपस में फिर से अच्छे से बनती नहीं थी, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादातर पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते रहते थे। और बाद में 1918 में वो जो स्टेटमेंट दी थी
1917 में। उसी के चलते मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा पावर्स दे दी जाती हैं लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंडियंस को। तो उसी के चलते जो तिलक और एनी बेसेंट थे वो तो इसके खिलाफ थे कि अभी हमें सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी गई है, आपने तो बहुत लिमिटेड पावर दिया है। लेकिन जो इनके अंडर इनके फॉलोअर्स थे वो ये देखना चाहते थे, ट्राई आउट करना चाहते थे कि ये जो रिफॉर्म्स लेके आए गवर्नमेंट की, कि इससे हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो इसी के चलते जो है यूनिटी एक तरह की ख़त्म हो जाती है। और तिलक इसी बीच में एक केस लड़ने सितंबर 1918 में इंग्लैंड चले जाते हैं। ये केस वो लड़ रहे थे वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ, क्योंकि वैलेंटाइन चिरोल ने किताब लिख दी थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट तिलक के ऊपर। तो उसके अगेंस्ट ये केस लड़ने इंग्लैंड चले जाते हैं। और एनी बेसेंट की सपोर्टर वैसे ही उनकी ज़्यादा सपोर्ट में नहीं होते, क्योंकि वो रिफॉर्म्स को ट्राई आउट करना चाहते होते हैं। तो इसके बाद ये मूवमेंट काफ़ी ठंडा पड़ जाता है। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा? क्या इसका बस यही फ़ायदा निकला कि थोड़े से रिफॉर्म्स आए और उसके बाद ख़त्म हो गया? नहीं, इसका काफ़ी बड़े स्तर पर सिग्निफिकेंस था। सिग्निफिकेंस ये था कि इसने पहली बार मासेस को इन्वॉल्व किया मूवमेंट के अंदर, लोगों तक जानकारी पहुंचाई, उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भाग लेना शुरू कराया, उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लिंक्स बनाए कि लोग गाँव से टाउन के अंदर आ रहे हैं होम रूल मूवमेंट के ऊपर लेक्चर्स सुनने, और टाउन से गाँव तक लोग जाके होम रूल का मैसेज पहुंचा रहे हैं। और एक नई जनरेशन तैयार की इसने नेशनलिस्ट की। काफ़ी सारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब इसी टाइम में पहली बार पॉलिटिक्स के अंदर आए थे होम रूल लीग्स के अंडर। और इसी की वजह से अगस्त 1917 का डिक्लेरेशन करना पड़ा गवर्नमेंट को। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इसी के कारण लेके आने पड़े। और इसी मूवमेंट के चलते चलते तिलक और बेसेंट के एफर्ट के कारण लखनऊ पैक्ट भी होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार जो है भारत के इतिहास में पार्टीज दोनों एक साथ आती हैं और इकट्ठे मिलके ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है काम करना स्टार्ट करती हैं। और इसने एक नई नेशनल मूवमेंट को अर्जेंसी लेके आया। और यही होम रूल लीग्स बाद में काम आती हैं। जब गांधी अपनी नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे ये जो होम रूल लीग के मेंबर्स थे ये उसका हिस्सा बनते हैं। तो ये था होम रूल लीग मूवमेंट का सिग्निफिकेंस। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।